आपने ये बात सिद्ध कर दी कि आप अपना ध्यान रख सकती हैं। तो आप हमारा पीछा कर रहे थे? जी, पर अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि आप हमारे बिना भी सुरक्षित हैं, इसलिए हम यहाँ से वापस लौट सकते हैं। आपको हमारी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने हमें हमारी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पर अटल रहना याद दिलाया। सच में आपके बहुत आभारी हैं हम। बस बदले में कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए आइए आपको महल तक छोड़ देते हैं। आगे जंगल बहुत घना होने वाला है और मौसम भी ठीक नहीं है। आपको कैसे पता कि महल का रास्ता घना होता है? वो हम उस दिन आभूषण देने आए थे। यदि आपको हम पर विश्वास है तो चलिए। ठीक है। कुछ विशेष देख रहे हैं क्या? कुछ नहीं। अब आप कुछ बताएंगे? ये वो स्थान है जब हम छोटे थे ना, तो हमारी प्रिय सखी के साथ यहाँ पर आकर खेला करते थे। कहाँ है आपकी प्रिय सखी? हमारा साथ तो केवल यहीं तक था, अब तो आपके और हमारे मार्ग अलग अलग हैं। अब नहीं हम जानते इनके बारे में कुछ, और ना ही वो जान पाती है हमारे बारे में कुछ। बस स्मृतियां हैं। स्मृतियां होती इतनी विचित्र, वर्तमान में चैन से जीने नहीं देती आपको, और अगर आप भुलाना चाहें तो बार बार आपके पास वापस लौट के आती हैं। हम विगत की स्मृतियों को कभी नहीं भुलाते, क्योंकि विगत के बुरे भाग को भुलाने में कहीं अच्छे पलों की स्मृतियां ना भूल जाए। हमारी माँ कहती थी, बीती तही बिसार के आगे की सुधले। हम आगे देखने में ही विश्वास रखते हैं। ये अश्वपालक क्यों ऐसी पहेली सा लगता है? जितना इससे बात करते हैं उतना ही गहराई दिखती है हमें इसमें। चलिए। कुंवर प्रताप, लड़कियों से सदा हाथ भर दूर रहने का अपना नियम नहीं भूलना है आपको। वैसे हम आपसे कुछ पूछें? अच्छा ठीक है, क्या पूछना है? सेना में सम्मिलित होने से आप इतना झिझक क्यों रहे थे? आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। अजब ही बाईजी लाल है। हमें अचानक सम्मिलित होकर ऐसा लगा कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं चाहते थे। पर आप तो एक देशभक्त हैं, और एक देशभक्त को कोई भी अवसर मिले अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए, उसे बिना झिझक उसे गले लगा लेना चाहिए। और यही पहचान होती है ना एक सच्चे देशभक्त की। सही कहा आपने। इसलिए इस बार भी हमारी मातृभूमि के प्रेम ने हमें हमारी निजी दुविधाओं से हमें निकाला है, जिन्हें लेकर हम बहुत झिझक रहे थे। तभी तो बाईजीलाल की सेना में सम्मिलित होना स्वीकार किया हमने। किसी दिन हम अवश्य जानना चाहेंगे कि बाईजीलाल ने आपके साथ इतना क्या बुरा कर दिया। मतलब आप एक साधारण अश्वपालक है और आपको कभी भी उनसे मिलने का अवसर भी नहीं मिला होगा ना? हमें बाईजीलाल के बारे में बातें नहीं करनी।
आपने बात समझाई, हम समझ गए, बात समाप्त। क्षमा कीजिए, हमें आपसे ऐसे रूखे स्वर में बोलना नहीं चाहिए था, पर भलाई इसी में होगी कि हम बाईजिलाल के बारे में और बातें ना करें। हम जो भी है, जैसे भी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है बाईजिलाल। नहीं, उनके बिना भी आपका एक व्यक्तित्व है जो कहीं से भी अधूरा नहीं दिखता हमें। तभी तो हम दोनों इस समय इस लंबे अंधियारे पथ पर साथ साथ चल रहे हैं, मित्रों की भांति। क्षमा कीजिए, पता नहीं हमने आपको मित्र कैसे कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। महल चले? क्या हुआ? हमारी आंखों में कुछ चला गया है, हम निकालेंगे। जो भी है, आप अब चलते रहिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आप आराम से निकाल लीजिए, हम सहायता करें आपकी। नहीं नहीं, इधर आइए। इतने दूर से कैसे निकालें आपका तिनका? यहां पास आइए। अपना हाथ हटाइए। बस बस हो गया। वो क्या?
हमारी बात तो सुनिए। प्रताप, अच्छा हुआ आप आ गए, अन्यथा हम तो इतने चिंतित हो गए थे कि। वैसे आप जीजा को ठीक से तो छोड़ आए ना? प्रताप, हमने कुछ पूछा आपसे? हाँ, उनका अश्व अड़ गया था, इसलिए उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ा। धन्यवाद मित्र। जब भी देर हो जाती थी हम स्वयं जाते थे जीजा को छोड़ने, किंतु आज उस दिवाली मेले की तैयारियों में इतने व्यस्त हो गए कि पहुंच ही नहीं पाए समय पर। सब ठीक तो है ना प्रताप? क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा, प्रतीत होता है जैसे जंगल में सब कुछ सरल और सहज नहीं था, है ना? हाँ, कह सकते हैं आप ऐसा। ज्ञान सिंह, हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। हम तो रुक सकते हैं ना? नहीं, हमें इनसे अकेले में बात करनी है। क्या? हमारा घर और हमें ही? ठीक है, कर लीजिए आराम से वार्तालाप। हमारा क्या है, हमारे मित्र प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। धन्यवाद। हम अभी अभी सौभाग्यवती से मिलकर आए बाबूजी राज। क्या कह रही थी? समाचार अच्छे नहीं है बाबूजी राज। चक्रपाणी, साफ साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? विद्रोह कर अजबदेव ऐसा मेवाड़ से संबंध तोड़ने की योजना बना रही है। ये क्या अनर्थ हो गया हमसे कान्हा जी? क्या पाप हो गया हमसे? पत्नी है हमको और प्रताप की। एक क्षण नहीं गए इतने वर्षों से ने प्रेम किए बगैर। तो फिर क्या हो गया आज रात हमें? क्या हो गया हमें आज रात? क्यों ये भाव आया हमारे मन में, जबकि वो क्यों हम अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए? क्यों उस अश्वपालक के संग वो निकटता का एक क्षण क्यों भाग गया हमें? नहीं, ये कैसी चूक हो गई हमसे कान्हा जी? पल भर के लिए ही सही, कैसे भूल गए हम अपनी मर्यादा को? अपनी मर्यादा का ख्याल ना रखने के लिए हम स्वयं अपने आप को दंड देंगे। बिजोलिया को मेवाड़ से स्वतंत्रता की घोषणा ऐसा कैसे कर सकती है वे? उनका तदुस्साहस चक्रपाणी वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। वे आज भी अपने निजी प्रतिशोध की आग में जल रही हैं, तप रही हैं जब तक। हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था अपने निजी असंतोष और बिजोलिया की बुरी स्थितियों को जोड़कर ऐसी राजनीतिक मूर्खता कैसे कर सकती है वे? इतना कैसे गिर सकती है वे?
शांत हो जाइए बाबूजीराज, शांत हो जाइए। एक बार उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। विकल्प ही क्या बचा था उनके पास? और आपने भी स्वयं अपनी आंखों से देखा ना कितना नुकसान किया यहाँ पे अफगानों ने बिजोलिया का। कि पत्ता के जीजा ने भी आपको कहा था ना कि बार बार बिजोलिया ने चित्तौड़ को सहायता संदेश भेजकर भी आज तक कोई उत्तर नहीं आया। इसका अर्थ ये नहीं चक्रपाणी क्यों अपने आप को और बड़ा और महत्वपूर्ण समझे। मेवाड़ की एकता को चुनौती देने वाला निर्णय यहां ले बैठे बैठे। क्या उन्हें हमसे बात की, कुंवर प्रताप से बात करने की सोची? नहीं, क्योंकि उनका खुद का स्वाभिमान मातृभूमि के सम्मान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। खुद तो विद्रोही बनी है, साथ में बिजोलिया की भोली भाली प्रजा को भी राजद्रोही बना रही है। यहां तक कि पत्ता और उसके जीजा जो भोले भाले देश प्रेमी है उनको भी अपने प्रभाव में बिगाड़ रही है। शांत बाबूजीराज, शांत हो जाइए। मामला आपसे व्यक्तिगत ही नहीं रह गया, मामला और भी बढ़ गया। परिस्थितियां देखिए ना आप। यहाँ अफगान हमारे द्वार पर खड़े अतिक्रमण कर रहे, मवेशी चुरा रहे, तो कभी तलवार चला रहे। बाबूजीराज, हम तो कह रहे कि भाईजीलाल के विरुद्ध अपने निजी विचारों को यही दबा दीजिए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दीजिए और बिजोलिया के सैनिक को पुनर्जीवित कर बिजोलिया को बचा लीजिए। हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है चक्रपाणी। बिजोलिया और मातृभूमि के हित में इस समय भाईजीलाल के विरुद्ध सभी असंतोष, सभी मतभेद, सभी क्रोध को भुलाकर अपने कर्तव्य को समझ के पूरे प्राणपण के साथ उन अफगानों से लड़ेंगे। भले ही उसके लिए भाईजीलाल की सेना क्यों न तैयार करनी पड़े, हम करेंगे। क्या कर रही हैं आप? कहीं फिर से आप हमेशा की तरह अपनी मन की बात मानने के लिए दंड तो नहीं दे रही ना स्वयं को? आप क्या थे सौभाग्यवती, यही मूर्ख हमारा मन कितना भी समझाने भटक ही जाता है, बात भ्रष्ट कर देता है। परंतु हुआ क्या? भगवान के लिए मत पूछिए सौभाग्यवती, मत पूछिए। बस एक बार युद्ध जीत ले, फिर बिजोलियावासी भी देखेंगे कि उनके लिए युद्ध लड़ने वाला और कोई नहीं, उनका अपना धरती का पुत्र कुंवर प्रताप था। फिर देखेगा मेवाड़ के प्रति जो घृणा का भाव है वो प्रेम में कैसे बदल जाता है। फिर रजत देख के बहकावे में कभी नहीं आएंगे वे, और सदैव मेवाड़ से जुड़ जाएंगे। हम किसी के भी प्रतिशोध को अपनी मातृभूमि के टुकड़े करने की अनुमति नहीं दे सकते। फिर वो प्रतिशोध अजब देखा ही क्यों ना हो। सूर्यदेव, हम तुलसी को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम कभी भी अपने विवाहित वचनों को नहीं भूलने देंगे। ये वचन हमारे लिए अंतिम सत्य रहेंगे। हे सूर्य देवता, आप साक्षी हैं। आज से हमारे मन में अजब देव के लिए बसी हर स्मृति, हर भावना को मिटा देंगे हम, क्योंकि उनके कर्मों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे एक राजद्रोही हैं। हम हुक्म के थे, हैं और सदा रहेंगे। वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, परंतु उनके प्रति
हम हमेशा समर्पित रहेंगे। वे हमारे लिए केवल एक शत्रु ही रहेंगे और हमारे इस अभियान में एकाग्र बने रहने के लिए हम कोई दुर्बल भाव अपने मन में आने नहीं देंगे। हमारे हृदय में केवल और केवल उन्हीं के लिए प्रेम रहेगा और किसी के लिए नहीं। हे सूर्य देव, हमें शक्ति देना। शहंशाह को नहाते हो देख रहे हो? तुम्हें कभी भी इस तरह का शाही गुसल नसीब नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर एक एहसान करते हैं। तुम्हें तुम्हारे ही खून से नहला देते हैं। मुआफ कीजिएगा, हमने तुम्हारे फेफड़ों को फाड़ दिया, इसलिए तुम चिल्ला नहीं पा रहे हो। बस मजा लो खामोशी से अपने खूनी गुस्ल का। क्या बात है बाबूजीराज, इतनी लंबी पूजा, कोई विशेष कारण? नहीं चक्रपाणी, कुछ विशेष नहीं, पर कारण अवश्य था। चक्रपाणी, हमारा मन भांति भांति की आशंकाओं और संदेहों से इतना घिर गया था, तो सोचा एकलिंग जी के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारे मन को स्थिर और शांत कर सकता है। इसलिए समय लग गया पूजा में। कैसी आशंका है बाबूजीराज? चक्रपाणी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ अपने घर को व्यवस्थित करने में लगे हों और कोई हमें बहुत निश्चिंत समझकर हमारे विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र रच रहा हो? सब जानते हैं कि शहंशाह की तलवार कभी निशाना नहीं चूकती, तो इस बार ऐसी क्या वजह है शहंशाह, सीना चाक करने के बाद भी आपकी तलवार हमारे दिल से 2 सूत पहले ही रुक गई।
लगता है कि शहंशाह चाहते हैं कि बादशाह खान अभी और जिए। सजा भुगतने वाले इन कैदियों को मारकर ये मत समझ लेना कि बड़ी बहादुरी का कारनामा कर दिखाया है तुमने। हाँ बादशाह खान, हम जानते थे कि तुम आओगे, इसलिए हमने इन सजायाफ्ता डाकुओं को अपने बादशाह की हिफाजत में जान कुर्बान करने का बाइज्जत मौका अता फरमाया। और हाँ, जब तक जलाल खुद ना चाहे कोई भी जलाल के करीब नहीं पहुंच सकता बादशाह खान। भले ही हमारी तलवार ने तुम्हारे दिल पर रहम दिखा दिया बादशाह खान, मगर इस कदर खून बहाते रहे तो मौत भी तुम पे रहम कभी नहीं दिखाएगी। इसीलिए इससे पहले कि रेत खड़ी अपनी रेत खत्म करे, फौरन हमें वाजिब वजह बताओ कि तुम्हारी यहाँ पर की गई गुस्ताखियों के लिए क्यों ना हम तुम्हें सजाए मौत दें। हम पूरा राजपूताना आपके कदमों में रख सकते हैं। वाकई अभी वक्त बाकी है शहंशाह। ऐसे करोगे तुम्हें? ये पुशादी पैगाम हमने एक राजपूत जासूस से हाथे आया था। हमें भी लगता है कि अब हमें अपने राज्य बीकानेर की भलाई के लिए मुगलों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। आमेर राज्य तो पहले से ही मुगलों के साथ हाथ मिलाने की सोच रहा है। अकबर बहुत शक्तिशाली है, उसका साम्राज्य बहुत बढ़ चुका है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन उसका आधिपत्य राजपुताने पर भी होगा। यहां से भेजे गए सारे संदेश ताजिरास तक क्यों नहीं पहुंचे? कौन उन्हें रोक रहा है बीच में? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबूजीराज। चिंता मत कीजिए, इस समस्या के मूल तक अवश्य पहुंचेंगे हम, हर हाल में पहुंचेंगे हम। ये हमने रावत जी के नाम लिखा है, इसे प्रचलित राजकीय मार्ग से नहीं बल्कि अपने स्तर पर नहीं, अपने पिता के हाथों रावत जी तक पहुंचाइए। और ध्यान रहे ये उनके ही हाथ में मिलना चाहिए, किसी और के नहीं। विश्वास रखिए, ऐसे ही होगा बाबूजीराज। तो तुम्हारे मुताबिक ये जो पैगाम तुमने राजपूत जासूस से हासिल किया है, जो ये कहता है कि तमाम राजपूत राजा हमारी सल्तनत की छांव में आने को बेचैन है, फकत ये खबर देने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी। हम जानते हैं बादशाह खान कि कई राजपूती रियासतें दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमारी सल्तनत की छांव में आना चाहते हैं। और इन तमाम राजाओं को हर वक्त हमारे एक इशारे की उम्मीद रहती है। तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो सकते बादशाह खान कि अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसी मामूली खबर देने, हमारी ख्वाहिश के बिना हमारे इतने करीब आने की जरूरत करो। सब कुछ जानते बूझते अपनी जान जोखिम में डालने की गुस्ताखी क्यों करी तुमने बादशाह खान? क्योंकि हम भी बिचौलिया चाहते हैं, और हम यह भी जानते हैं जहांपना कि आप भी बिचौलिया चाहते हैं, क्योंकि हमने यह भी सुना है कि बचपन के दिनों से वहां की सरजमीन से आपके भी जज्बात जुड़े हैं। ले जाओ उसे शाही हकीम के पास और बोलना उनसे, हम चाहते हैं ये जिंदा रहे, इसके चाक सीने को एहतियात के साथ सी दिया जाए।
हमारे विचार से इस बार इस ऋतु में आप कोई भी बुवाई मत कीजिएगा और अपने अपने खेतों को बिना जोते ही छोड़ दें, ताकि अगली ऋतु में जब आपके खेत और भी उपजाऊ हो जाए तो आपको अधिक अच्छी फसल मिले। और इस बार खेती ना करने से आपको जो हानि होगी वो आपके सामंत अपने राजकोष से पूरा करेंगे, है ना बलवंत सामंत जी? बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की। परंतु हाँ, अगली बुवाई में अगर फसल अच्छी हो तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप राज्य दुगना कर देंगे। दुगना क्या बाईजी लाल, तिगुना कर दे देंगे। बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की। जीजा, दिवाली मेले में दूर दूर से सभी नट नटी आ रहे हैं, गाना बजाने वाले आ रहे हैं, अश्व विक्रेता, पशु विक्रेता, हथियार विक्रेता और अन्य व्यापारी भी। अब बस थोड़ा धन आना प्रारंभ हो जाए, उसके पश्चात हम स्वयं सिपाहियों को सैन्य प्रशिक्षण देंगे। बलवंत, आप जाइए। देखो पत्ता, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसी निर्णय को बताने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। बताइए जीजा। चित्तौड़ के अश्वपालक को हम हमारी बिचौलिया की सेना में प्रमुख सेनापति नियुक्त कर रहे हैं। वो प्रताप? हाँ पत्ता, वही। बाबूजी राज, आपके लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई बाईजी लाल? पत्ता की जीजा, हमें पूरा विश्वास है उन्होंने बाईजी लाल को हमारे लिए अपने भरोसे में लेके मनाया होगा। ये पत्ता की जीजा में बहुत बढ़ गया आजकल आपका विश्वास। अरे भाऊजी राज, हम तो ऐसे ही उपहास कर रहे थे, हम तो मित्र हैं ना आपके। आप ये ऐसे तीर। अरे भाऊजी राज, सही कहा आपने। जितना ही विश्वास हमें पत्ता की जीजा में है, उतना ही अविश्वास बाईजी लाल के लिए। प्रताप को सेनापति बना रही है, किंतु कल तक तो आपको उन पर विश्वास तक नहीं था, और फिर जैसा आपने पहले सोचा था उनके बारे में, कहीं वो सचमुच चित्तौड़ के गुप्तचर निकले तो? नहीं पता, ऐसा नहीं होगा। हमने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। जब उन्हें कोई देख नहीं रहा था तो उन्होंने बिचौलिया के लिए अपने समस्त आभूषणों को दान कर दिया। ऐसा कोई गुप्तचर कर ही नहीं सकता। अब ये क्या बात हुई जीजा? क्या ये संभव नहीं है कि ये भी उनकी कोई नई चाल हो? कि ये संभव नहीं है कि उन्होंने अपने आभूषण केवल इसलिए दान किए हों क्योंकि वो आपका मन जीतना चाहते हैं? क्या ये संभव नहीं है कि उन्हें संपूर्ण विश्वास हो अपने आप पर कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें देख रहा होगा? हाँ, वो यही सोच रहे होंगे जीजा। नहीं पता, हमने उनकी आंखें पढ़ी है, उनकी आंखों में सच्चाई देखी है हमने, उनकी आंखों में वो विश्वास देखा है। हम नहीं जानते कि उनकी क्या दूरगामी योजना है, परंतु जब तक वो हमारे साथ अफगानों के विरुद्ध है और उनमें भी उनसे लड़ने की उतनी ही तीव्र इच्छा है जितनी हम में है, तब तक हमें उनके लिए ना ही कुछ जानना है ना ही सुनना है। फिर भी हमें यही लग रहा है जीजा कि आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्रता में ले रही हैं। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है पत्ता।
अफगान संकट हमारे सर पर बैठा है और हमें सेना की बागडोर एक योग्य योद्धा के हाथों में सौंपनी ही सौंपनी है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस निर्णय को अपने प्रति हमारे विश्वास की कमी के रूप में नहीं देखेंगे। पता आज भी आप हमारे लिए उतने ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। अपितु अगर वो अश्वपालक राम है तो आप लक्ष्मण हैं। लंका विजय के लिए दोनों का होना आवश्यक है ना? किंतु फिर भी आप उस कल के आए व्यक्ति को सेनापति कैसे बना सकती हैं? पता आप तो हमारी सेना को जानते हैं ना, उनकी शक्तियों को जानते हैं, उनकी कमियों को जानते हैं। आपका सहयोगी उसे एक सफल सेनापति बनाएगा। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, बुरा तो हमें लग रहा है जीजा, किंतु यदि आपने ये निर्णय लिया है तो यहीं से। हाँ, वैसे हमें भी प्रताप उतने बुरे नहीं लगते, मित्र है वो हमारे। फिर भी यदि उन्होंने थोड़ी भी चालाकी करने का प्रयास किया तो हम है ना, हम उन्हें एक क्षण में सीधा कर देंगे। हत्ता, तब तो हमें उस अश्वपालक के लिए चिंता करनी पड़ेगी। जाइए और जाकर शीघ्र काम करवाइए। चले चक्रपाणी। उत्तम मित्र, अति उत्तम। आपको सेना में सम्मिलित किए अभी कुछ समय ही हुआ है और आपने तैयारियां भी आरंभ कर दी। यह व्यवहार तो अत्यंत प्रशंसनीय है। अफगान छावनी देखने के बाद हमें लगा कि समय बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। एक एक पल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए वो सब तो ठीक है, किंतु आगे से आपको हथियार आदि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाईजी लाल ने आपको अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बनाने का निर्णय लिया है। ये तो हमें पहले से ही पता। अच्छा समाचार लेकर आए हैं पता। हम आपके जीजा के बहुत आभारी हैं। हम जानते हैं यदि आपकी जीजा ने उन्हें नहीं समझाया होता तो वे ये निर्णय नहीं ले पाते। धन्यवाद। किंतु जीजा ने केवल वही किया जो उन्हें करना चाहिए अपने देश के लिए। तो चलिए आपको अपनी सेना से औपचारिक परिचय करा देते हैं। अवश्य। तो धमन सिंह जी, कितने मवेशी बताए थे आपने? 35? जी, हमारे विचार से 35। आपके विचार से 35 या सचमुच 35? सचमुच में कुंवर जी। लिखिए 35 मवेशी, जिनमें 2 बकरे भी है। और खेत कितने बोला आपने? खेत बस केवल 2। 3 अगर हम पत्नी का भी सम्मिलित कर लें तो मायके से लाई थी स्त्रीधन के रूप में। और बच्चे कितने हैं आपके? क्या बच्चे? क्या हो रहा है यहाँ पर? रानी माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारी व्यस्तता में बाधा मत डाला कीजिए। धमन सिंह जी, कुंवर प्रताप पे आक्रमण करने के लिए हमने आपको कुशल सैन्य टुकड़ी भेजने के लिए कहा था बिजोलिया। क्या हुआ उसका? हथियारों की टुकड़ी बिजोलिया पहुंच चुकी है रानी साहब। भीमा की अगुवाई में शीघ्र ही वो अपना कार्य पूरा कर देंगे। मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। अब तो मैंने सब कुछ दे दिया है। बिजोलिया राज के नीलामी में सम्मिलित भी नहीं हूँगा। मैं पड़ोस राज से आया हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जीवित जाने दो। जीवन भी बचा कर ले जाओगे और धोती भी। इतनी महीन धोती इतनी आसानी से ले जाने नहीं देगा तुझे भीमा। नहीं, धोती भी ले लो भाई।
उतार धोती। उतारता हूँ। मुझे जीवित छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं ताकि तू यहाँ से जाकर नीलामी में आने वाले सारे साहूकारों को मेरे विरुद्ध भड़काएगा। अगर कोई आएगा ही नहीं तो मैं लूटूंगा किसे? इसलिए तेरा मर जाना ही अच्छा है। अब सुन लो सब कान खोलकर। अब एक तीर से दो शिकार होंगे। हो जाओ तैयार। नीलामी में चलकर बिजोलिया के सारे स्वर्णाभूषण लूट लेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्य भी है। कुंवर प्रताप को पूरी तरह से घायल करने का कार्य, जिसके लिए दमन सिंह हमें मुंह मांगा धन देगा। एक तरफ सोना होगा और एक तरफ धन। सोना धन। दमन सिंह जी, हम आशा करते हैं कि आप अपना अभियान तुरंत और सफलतापूर्वक पूरा करके हमें दिखाएंगे। नहीं तो आप हमारा क्रोध अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको क्रोधित होने का अवसर नहीं देंगे रानी साहब। फिर ठीक है, परंतु संकट बढ़ता जा रहा है दमन सिंह जी। बिजोलिया के समाचार राणा जी तक ना पहुंचने देना हमारे लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ऊपर से कुंवर प्रताप बिजोलिया जाकर बैठे हैं। कब तक हम राणा जी को अंधेरे में रखें? आपको जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कुंवर प्रताप बिजोलिया से बाहर आ जाए। ऐसा ही हुआ रानी साहब। आप व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं कुंवर चकमा। अब दमन सिंह जी की संपत्ति की सूची बनाने में क्या तुक? रानी माँ, आप उन्हें इस अभियान का सब कुछ बना रही हैं, तो फिर हमारे पास भी तो उनकी नकेल कसने की पूरी तैयारी होनी चाहिए ना। जैसे ही दमन सिंह जी इस अभियान में अपनी असफलताएं दिखाना आरंभ करेंगे, हम इस सूची के सहायता से उनकी नकेल खींच लेंगे। कुंवर चकमाल, आपके मन को पढ़ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए तो नियति ने हमें राजा और आपको पटरानी बनाने का निर्णय लिया है। ये सभी वीर योद्धा है हमारी सेना में। वैसे ये सारे के सारे अत्यंत अनुभवी योद्धा हैं। बस इन्हें युद्ध कला की छोटी मोटी तकनीकी जानकारियों की आवश्यकता है। बाकी सब तो ये सब स्वयं कर लेंगे। तो सभी योद्धा ध्यान देकर सुने। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है आप सबके लिए। आज से, अभी से आपके प्रमुख सेनापति होंगे प्रताप। अरे नहीं नहीं, ये वो कुंवर प्रताप नहीं है, ये तो केवल प्रताप है। केवल प्रताप, बस नाम ही एक जैसा है इनका। उसके अतिरिक्त और कोई साम्यता नहीं है इन दोनों में। लीजिए प्रताप, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिल लीजिए। ये है करनी सिंह, पिता का नाम उमेद सिंह, जिन्होंने राणा उदय सिंह जी के साथ कई युद्ध लड़े। तलवारबाजी में अच्छे हैं। और आप फतेह सिंह, पिता का नाम संग्राम सिंह, भाला ठीक ठाक चला लेते हैं। और आप कीरत सिंह, पिता का नाम तीरथ सिंह, तीर अच्छा चला लेते हैं। और आप खुंकार सिंह, पिता का नाम विशाल सिंह, मुख्य रूप से मल्ल योद्धा हैं। उत्तम, अति उत्तम। आज आप सभी का पहला दिन, तो आज के लिए अवकाश। कल प्रातःकाल सैन्य प्रशिक्षण आरंभ करेंगे। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी।
आप इतना कुछ कैसे जानते हैं इनके बारे में? क्यों? ये हमारे ही साथी हैं, देशवासी हैं। युद्ध भूमि पर हमें साथ जीना है और साथ मरना है, और अपने सिपाहियों को जानना और पहचानना हमारा परम कर्तव्य है। क्षमता तो है आप में मित्र, बस थोड़ी और जानकारी आप हमसे प्राप्त कर लें, थोड़ा और मार्गदर्शन। उसके पश्चात आप भी इस पद की गरिमा को संभाल ही लेंगे। क्यों? आप तो हैं ही ना। हाँ हाँ, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो यही हैं। चलते हैं। बाबूजीराज, ये बात आप समझ ही रहे हैं ना, यदि आपने इनकी एक बार सेना तैयार कर दी तो अफगानों को लड़ने के लिए आपके काम तो आ ही जाएंगे, परंतु अफगानों को हराने के बाद यही सेना चित्तौड़ के विरुद्ध भी खड़ी हो सकती है। नहीं चक्रपाणी, नहीं, क्योंकि एक बार हमारे साथ युद्ध लड़ने के बाद ये हमारे प्रति निष्ठावान हो जाएंगे। फिर हम जो कहेंगे ये वही करेंगे। मतलब क्या कहेंगे आप? मतलब हम बाईजी लाल को देशद्रोही घोषित कर देंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसे हमारे हर सिपाही का नाम पता है? हाँ जीजा, बिजोलिया है, उन्हें अभी 4 दिन भी नहीं हुए और उन्हें हमारी सेना के सभी सिपाहियों का नाम क्या है। इसमें कुछ तो विचित्र है। अर्थात एक अश्वपालक, एक साधारण से अश्वपालक है वो इतना सब कुछ कैसे जान सकते हैं? पता, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके व्यवसाय, जाति, समृद्धि या फिर पारिवारिक परिवेश के आधार पर नहीं करना चाहिए। उसे देखो तो उसके गुणों के आधार पर देखो, बस। मेवाड़ राजघराने में भी कई बार हमें सामंत पुत्री कहकर तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। ये भी अच्छा ही है ना, साधारण सामंत की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। और हमारे महल में आए अतिथियों के लिए हमें किसी बाहर वाले या पराये पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। हम उनका स्वागत करना अच्छी तरह से जानते हैं। सामंत की बेटी भी। इसीलिए हम जानते हैं पत्ता कि जब किसी का इस प्रकार अतार्किक विधि से मूल्यांकन किया जाता है तो कैसा लगता है। और एक साधारण अश्वपालक होना कोई अपराध तो नहीं है ना पत्ता? अरे जीजा, आप तो बुरा मान गई। हमारे कहने का अर्थ ये कदापि नहीं था। हम तो केवल इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ कभी देखा नहीं, और ऊपर से आप भी इतने कम समय में उन पर इतना विश्वास कर बैठी। ठीक है, अभी हमें नीलामी के लिए जाना है। जीजा, एक बात हमें अब तक समझ नहीं आई। बोलिए। यदि आप उन पर इतना ही विश्वास करते हैं तो उनके समक्ष ये साधारण वेश क्यों? आप उन्हें ये स्पष्ट बता क्यों नहीं देते कि आप ही बाईजीलाल जी? हमें बाईजीलाल के बारे में बातें नहीं करनी। आपने बात समझाई, हम समझ गए, पर भलाई इसी में होगी कि हम बाईजीलाल के बारे में और बातें ना करें। नहीं पता, अभी ये उचित समय नहीं आया है। हमें दूसरे महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं। हमारे स्वर्णों की नीलामी होनी है, उनसे बिजोलिया की सेना बननी है, और यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो हम अफगानों से बिजोलिया की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे।
तो साहूकारो बोली लगाओ। इस चांदी के थाल की ये बिजोलिया के सामंत का थाल है। बोली लगाइए। 5 स्वर्ण मुद्राएं। 5 स्वर्ण मुद्राएं। 6 स्वर्ण मुद्राएं। 6 स्वर्ण मुद्राएं। भाई साहब, आप इन वस्त्रों में? हम यहाँ पर बाईजीलाल बनकर नहीं, बल्कि बिचौलिया की बेटी बनकर आए हैं। और कोई है इससे अधिक बोली लगाने वाला? माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमने बिचौलिया वासियों की भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनका जीवन, उनका सब कुछ नीलाम कर रहे हैं। इतने वर्षों से श्रम कर करके जो छोटे मोटे स्वर्ण भूषण इन्होंने जुटाए होंगे, वो सब आज। किंतु ये सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं अजब। देखिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने आभूषणों की नीलामी होते देख रहे हैं सब बिचौलिया के लिए। प्रत्येक नीलामी पर जैसे ही राजकीय स्वर्ण मुद्रा पात्र भरता है, किस तरह बच्चों की तरह प्रसन्न हो जाते हैं ये सब। यही सच्चा बलिदान होता है ना माँ? सो तो है। किंतु आपने भी कोई कम बलिदान नहीं किया है अजब। तो साहूकारो लगाइए इसकी बोली। ये मेवाड़ के राजघराने से बाईजीलाल को मिला विशेष उपहार है। ये स्वयं राणा उदय सिंह जी ने उनको उनके विवाह पर भेंट में दिया था। लगाइए बोली। 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 स्वर्ण मुद्राएं। 101 स्वर्ण मुद्राएं। 101 स्वर्ण मुद्राएं। 150 स्वर्ण मुद्राएं। 150 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? 200 स्वर्ण मुद्राएं। ये आपका हुआ। क्या बात है। हम अभी आते। अच्छा, परंतु बाबूजी हम जा ही क्यों रहे वहां? सारे प्रदेश के बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण वहां नीलाम हो रहे हैं चक्रपाणी। पता नहीं हमारा मन कह रहा है जैसे हमें वहां होना चाहिए। तब तक आप पत्ता के घर जाइए और जो हमारा संदेश आपने भिजवाया था अपने पिताजी के हाथ रावत जी के लिए, हो सकता है उसका कोई उत्तर आया हो वहां। पता तो लगे कि वे कब, कहां और कैसे मिल रहे हैं हमसे। कोई तो हो जो संदेशा ग्रहण करे। ठीक है, तो हम जाते हैं पत्ता के घर पर शीघ्र ही। जी चलते हैं। मेरी आशंका बिल्कुल सही निकली। कुंवर प्रताप को नीलामी में आना ही था और वो आ रहा है। तैयार रहना। इसका लगाइए मोल। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। इस हार के लिए तो हम मुंह मांगा मूल्य देने को तैयार हैं। सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं।
एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है इससे अधिक बोली लगाने वाला? तुम सब लोग जाओ, एक एक करके पूरी भीड़ में बिखर जाओ। तब तक मैं कुंवर प्रताप पर नजर रखता हूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत आक्रमण कर दूंगा, और तब तुम लोग सारा सोना लेकर यहां से भाग जाना। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारा ये अभियान एक डाका लगना चाहिए। अब जाओ। अरे ये तो बहुत अमूल्य अंगूठी है। श्रीमान जी, क्या हम इस हीरे की अंगूठी को उछालकर इसकी चमक को देख सकते हैं? अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोली लौट रही है, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे।
दिया था, अपनी मातृभूमि के लिए दिया था। क्या आप लोग अपनी मातृभूमि के लिए दिया बलिदान इस तरह लूटते देख सकते हैं? नहीं ना? तो दिखा दीजिए इन्हें कि जब एक साधारण नागरिक का सर्वस्व लूटा जाता है तो फिर वो चुप नहीं रहता। मारो इन्हें। किस नफाजत से साके इतने करीब जाके भी उसे बिना छुए लौट आए। सुभान अल्लाह तानसेन मियां, सुभान अल्लाह। बादशाह खान, ऐसा क्या खास है बिजोलिया में आपके लिए? हमने बार बार बिचौलिया की सरहद को पार किया है, पूरी कामयाबी के साथ वहां लूटपाट मचाई है। बिजोलिया की सरहद को तोड़ा है बार बार, पर बिजोलिया तो मेवाड़ के इलाके में आता है। पर हमारी खुशकिस्मती से मेवाड़ का एक भी सिपाही आज तक बिजोलिया की सरहद पर नहीं आ पाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था हुजूर, पर बिजौलिया में जो हाल ही में अपनी रियासत में मर मिटने का जज्बा पता नहीं कहां से पैदा हो गया है, बस वही हमारे सभी मंसूबों पर पानी फेर रहा है। और हमारे जासूसों ने बताया है कि वहां का सामंत खुफिया तौर पे हमारे खिलाफ अपनी फौजों को मजबूत करने में लगा हुआ है। और आप हमसे फौज इमदाद चाहते हैं? जी शहंशाह, बस हमें आपसे फौजी इमदाद मिल गई और एक बार हमने बिचौलिया पर कब्जा कर लिया तो फिर मेवाड़ को फतेह करने का आपका ख्वाब आसानी से पूरा हो सकता है। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी मजाल जो जहां अपना के ख्वाबों की बात करो, तुम्हारी क्या औकात जो शहंशाह हिंद के मंसूबों के बारे में सोचने की भी जरूरत करे। खान बाबा से कहो इन्हें जितने सिपाही चाहिए दे दिए जाएं। पर वहां किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपकी फौज में मुगल सिपाही भी हैं और हमारे सब सिपाही आपकी अफगानी फौज के कपड़े ही पहनेंगे। इसकी क्या जरूरत है हुजूर? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब कहाँ है आपकी बाईजी लाल? क्या वे महलों में छिपी बैठी है? उन्होंने हमें भेजा है। देख नहीं सकते आप? हम ही पर्याप्त हैं। बस बस, हमें भी इनसे गुलवाना है। इनको भेजा किसने? पर ये तो डाकू है ना? नहीं, अवश्य इनको किसी ना किसी ने भेजा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है कि किसी ने भेजा है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मूर्तों से भेद उगलवाया नहीं जा सकता।
ये क्या? जीजा आप ठीक तो है ना? हम तो सैन्य प्रशिक्षण की तैयारियों में जुटे हुए थे, तब हमें यह पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, इसलिए तुरंत ही चले आए। वैसे ये लोग कौन थे? जो भी थे, हमने इनके उद्देश्यों पर पानी फेर दिया है, परंतु हमें इस अश्वपालक का आभार मानना होगा। हाँ प्रताप, इन डाकुओं के विरुद्ध हमारे धन की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके ललाट पे रक्त। जय एकलिंग की, जय एकलिंग की, जय एकलिंग की, जय एकलिंग की। प्रताप की जय, प्रताप की जय, प्रताप की जय। आप ठीक तो हैं भाई साहब? अरे आपके माथे पर रक्त लगा हुआ है। रक्त? कहाँ चली गई वे? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भी हो रहा है, अनुचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है हमारे साथ। हम अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहे? हम अपने मर्यादा विरुद्ध ऐसा खेल खेल रहे, ये नहीं थी हमारे साथ। नहीं, नहीं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।